हाँ जी बच्चों, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर एडवांस अकाउंट्स का। सेकंड लेक्चर है आज एडवांस अकाउंट्स का। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, हमने इंट्रो क्लास थी हमारी लास्ट क्लास, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारा बैच का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, हमारा टीचिंग पैटर्न कैसे रहेगा, सिलेबस डिस्कस किया था हमने। फिर उसके बाद में हमने एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो उसे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले बात करी थी कि रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन में हमने समझा था कि कोई भी कंपनी अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है तो उसके बाद वो अपने आप को फिर से रीबिल्ड करती है, अपने आप में कोई ऐसे चेंजेस करती है जिसकी वजह से वो गोइंग कंसर्न रह सके। तो उस प्रोसेस को हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के हमने 5 मेथड्स पढ़े थे कि 5 मेथड से हमारी कंपनी रीस्ट्रक्चर होती है। सबसे पहला हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेकंड हमने बात करी थी फिर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, फिर थर्ड हमने बात करी थी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, फोर्थ हमने बात करी थी फिर सरेंडर ऑफ शेयर्स, एंड फिफ्थ हमने उसके बाद बात करी थी वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। तो 5 मेथड्स हमने पढ़े थे। 5 मेथड्स हमने पढ़े थे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी, कंपनी को रीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। उसके बाद हमने अपना पहला मेथड उठाया था, पहला मेथड पढ़ा था हमने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। तो जिसमें हमने बात करी थी जब कंपनी को लॉसेज होते हैं, साल दर साल काफ़ी सारे लॉसेज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो शेयर होल्डर्स अपनी कैपिटल का सैक्रिफाइस करते हैं, जो कैपिटल इरोड हो चुकी होती है उसका वो सैक्रिफाइस करते हैं और उनकी शेयर कैपिटल रिड्यूस करी जाती है। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में हम वो शेयर कैपिटल रिड्यूस कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, वो हमने सीखा था लास्ट क्लास में। उसमें हमने बात करी थी कि हमारे बेसिकली 4 तरीके होते हैं जिनसे हमारे शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है। सबसे पहला हमने बात करी थी जिसमें हमारे पार्टली पेड अप शेयर्स जो होते हैं उसका जो पार्टली अनकॉल्ड अमाउंट होता है वो कंपनी कैंसिल कर देती है, मतलब वो अनकॉल्ड कैपिटल जो है वो कंपनी नहीं मंगाती शेयर होल्डर से, और जो हमारे पार्टली पेड शेयर्स हैं वो हम फुल्ली पे कर देते हैं, फुल्ली पेड शेयर्स कन्वर्ट कर देते हैं हम अपने पार्टली पेड शेयर्स को। ये हमने जर्नल एंट्री सीखी थी कि अपनी ओल्ड कैपिटल को हम कैंसिल करेंगे, पार्टली पेड शेयर जो है हमारे जिसकी फेस वैल्यू ओल्ड फेस वैल्यू हम लिखेंगे, एंड न्यू हम अपने शेयर कैपिटल इशू कर देंगे विद न्यू फेस वैल्यू विद फुल्ली पेड। ठीक है, फिर ये हमने बात करी थी फर्स्ट फर्स्ट तरीका हो गया। फिर सेकंड में हमने बात करी थी जहां पे कंपनी के पास फुल्ली पेड शेयर्स हैं, उनको लगता है, कंपनी को लगता है कि उनके पास एक्सेस कैपिटल है और जो कैपिटल उनके पास है, जितनी कैपिटल शेयर होल्डर्स ने उनको दे रखी है वो उसको ही प्रॉपरली प्रॉफिटेबली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी को जब ऐसा महसूस होता है कि उसकी एक्सेस कैपिटल है उसके पास और वो उसको एडुकेटली यूज नहीं कर पा रही है, तो जितना एक्सेस पोर्शन कंपनी को लगता है वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देती है। तो इस सिचुएशन में जो हमारी कंपनी की फेस वैल्यू है, शेयर्स की फेस वैल्यू है और पेड अप वैल्यू है, वो दोनों रिड्यूस हो जाती है और जो डिफरेंशियल अमाउंट रहता है वो शेयर होल्डर्स को रिफंड कर दिया जाता है। तो ये हमने बात करी थी अपने पार्ट बी में। फिर हमने बात करी थी अपने तीसरा तरीका अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करने का, जिसमें कंपनी अपनी पेड अप शेयर होल्डर्स की पेड अप कैपिटल जो है उसे रिड्यूस करती है बिकॉज ऑफ द लॉसेज जो कंपनीज को हुए हैं, कंपनी को जो साल दर साल लॉसेज हुए हैं उसकी वजह से जो कैपिटल इरोड हुई है, तो जितना पोर्शन जितनी कैपिटल घट गई है शेयर होल्डर्स की, वो कैपिटल शेयर होल्डर सैक्रिफाइस करते हैं और वो कैपिटल हम रिड्यूस कर देते हैं। तो फिर उसमें हम एंट्री करते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये हमने एंट्री सीखी थी कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स की पेड अप कैपिटल रिड्यूस कर दी है। तो ये हमने अपना थर्ड तरीका पढ़ा था शेयर कैपिटल रिड्यूस करने का। फिर फोर्थ हमने बात करी थी जहां पे हमारा फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू दोनों रिड्यूस होती है, जहां पे हमारी फेस वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है और हमारी पेड अप कैपिटल भी रिड्यूस हो रही है। तो इस सिनेरियो में हम जो जनरल एंट्री करते हैं, पहले ओल्ड कैपिटल अपनी कैंसिल करते हैं, नई कैपिटल इशू करते हैं और डिफरेंशियल अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर रहती है वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाता है। फिर इसके ऊपर हमने एक इलस्ट्रेशन किया था जहां पे हमने प्रेफरेंस शेयर्स हमारे जो 100 रुपए के थे उसको घटा के हमने 70 रुपए का कर दिया था, और जो हमारे इक्विटी शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी और फुल्ली पेड अप थे वो हमने रिड्यूस करके अपने 2 रुपए के कर दिए थे। रिमेनिंग 8 रुपीज इन इक्विटी शेयर्स एंड 30 रुपीज इन प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी का बेनिफिट हो गया और शेयर होल्डर्स का लॉस हो गया, हेयर कट हुआ शेयर होल्डर्स के कैपिटल में।
तो वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला गया था। इतनी बात करी थी हमने लास्ट क्लास में। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं, अपना सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जिसका नाम है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं कि कंपनी शेयर होल्डर्स की कैपिटल में कुछ ऑल्टरेशन करती है, रिडक्शन नहीं करती। रिडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, रिडक्शन हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट मेथड हमारा रिडक्शन का था। अब इसमें कंपनी बस थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर रही है, थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रही है शेयर होल्डर्स की शेयर कैपिटल में, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ये कंपनी ऑल्टरेशन कर रही है। फिर इसके बाद हमारे दो इसमें सब कैटेगरीज थे। सबसे पहला हमारा आता है सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन। एंड सेकंड हमारा जो इसमें सब कैटेगरी है दैट इज कन्वर्जन ऑफ शेयर्स टू स्टॉक्स और स्टॉक्स टू शेयर्स। तो सबसे पहले हम पहला सब कैटेगरी पे आते हैं, सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन। सब डिवीजन बेसिकली क्या, सब डिवीजन से आप क्या मतलब समझते हैं? सब डिवीजन का मतलब होता है कि और छोटे टुकड़ों में तोड़ना, किसी भी चीज को सब डिवाइड करना। मतलब जैसे आप से फॉर एग्जांपल सेकंड मेथड को ही आप ले लीजिए। सेकंड मेथड हमारा है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब इसके दो सब डिवीजन है। पहला पार्ट हमारा सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, एंड सेकंड सब डिवीजन मतलब सेकंड कैटेगरी हमारी थी कन्वर्जन ऑफ शेयर्स टू स्टॉक और स्टॉक टू शेयर्स। तो ये मतलब उस एक ब्रॉड बड़ी हेडिंग के उसके दो छोटे पार्ट्स है। उसी प्रकार से कंपनी का जो शेयर होता है उसको जब कंपनी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है उसे हम सब डिवीजन कहते हैं। मतलब एक तरीके से आपने एक कंपनी की शेयर कैपिटल को आपने फर्दर छोटे छोटे शेयर्स में तोड़ दिया, इसे हम स्टॉक स्प्लिट भी कहते हैं। स्टॉक स्प्लिट में या फिर सब डिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए कोई कंपनी का 10 रुपए का शेयर है या 100 रुपए का शेयर है और कंपनी ने उसे सब डिवाइड कर दिया और 50-50 रुपए के दो शेयर इशू कर दिए। मैं आपको समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी का ये एक शेयर है, ये आप सपोज कर लिए 100 का नोट है, कंपनी का ये 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने कहा कि मैं इस शेयर को स्प्लिट कर देती हूँ, फाड़ूंगा नहीं ये नोट। कंपनी कहती है कि मैं इस शेयर को स्प्लिट करके 50-50 रुपए के दो शेयर बना देती हूँ। तो वो क्या करती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी आपसे ये 100 रुपए का नोट ले लेती है, कंपनी आपसे 100 रुपए का नोट ले लेती है और आपको 50-50 के दो शेयर दे देती है। तो जब कंपनी ने ये किया तो क्या कंपनी को कोई नुकसान हुआ इसमें? क्या कंपनी शेयर होल्डर्स की वैल्यू में कोई चेंज हुआ? इस शेयर की भी उतनी ही वैल्यू थी और दो 50-50 के अगर दो शेयर मिलते हैं तो शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, शेयर होल्डर्स को भी उतनी ही वैल्यू के शेयर्स मिले। बस ये था कि पहले एक शेयर था जो वो अब दो शेयर बन गए 50-50 रुपए के। तो इस सिनेरियो में ना कंपनी को कोई नुकसान होता है, ना बेनिफिट होता है, और ना ही शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट होता है या नुकसान होता है। तो पढ़ते हैं नोट्स में, इसमें यही लिखा है कि अंडर दिस मेथड द एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इज ईदर सब डिवाइडेड और कंसोलिडेटेड इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर और हायर डिनोमिनेशन। अच्छा, मैंने आपको सब डिवीजन का समझाया कि सब डिवीजन मतलब किसी एक शेयर को आपने और छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। मतलब जैसे 100 रुपए का शेयर आपने डिवाइड करके 50-50 रुपए के दो शेयर दे दिए शेयर होल्डर्स को। 100 रुपए का शेयर ले लिया उनसे और 50-50 के दो शेयर्स दे दिए उन्हें। अब इसको रिवर्स करते हैं। सपोज कीजिए शेयर होल्डर्स के पास दो शेयर्स हैं 50-50 रुपए के, और कंपनी कहती है कि आपसे कंपनी दो 50-50 के शेयर्स ले लेती है और आपको 100 रुपए का एक शेयर दे देती है। तो इसमें भी क्या कंपनी को कोई नुकसान हुआ या कंपनी को कोई बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। ना ही शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान हुआ, ना ही शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट हुआ। बस नंबर ऑफ शेयर्स कम या ज्यादा हो गए एज मतलब विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ गई, अगर आपकी फेस वैल्यू उन्होंने कंपनी ने बढ़ा दी तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो गए। अगर कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स वैल्यू ऑफ शेयर घटा दिए तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स 1 से 2 हो गए। तो ये हमारा होता है सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन। इसमें अंडर दिस मेथड द एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, जो हमारी प्रेजेंट शेयर कैपिटल है, वो या तो सब डिवाइड कर दी जाती है या फिर कंसोलिडेट कर दी जाती है। मतलब छोटे छोटे शेयर जोड़ के एक बड़ा शेयर बना के दे दिया जाता है। तो सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट, शेयर्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू या फिर हायर डिनोमिनेशन की। तो सब डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक स्प्लिट। सब डिवीजन को हम स्टॉक स्प्लिट भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर कंपनी ये स्टॉक स्प्लिट करती क्यों है, कंपनी सब डिवीजन क्यों करती है? बेसिकली कंपनीज, जब कंपनी का शेयर वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
से फॉर एग्जांपल आप एमआरएफ का शेयर की बात कीजिए, एमआरएफ के शेयर की वैल्यू आज की डेट में कितने रुपए की चल रहा होगा शेयर, एमआरएफ का शेयर मेरे ख्याल से रफली 70-80,000 रुपीज का एमआरएफ का शेयर चल रहा है। तो कोई अगर छोटा इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहे, अगर उसके पास से फॉर एग्जांपल 40,000 रुपए ही हैं और 80,000 रुपीज का शेयर चल रहा है, तो वो शेयर में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन उसे एमआरएफ की कंपनी पसंद है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है उस शेयर में, तो पर वो नहीं कर सकता, वो आधा शेयर तो खरीद नहीं सकता। तो कंपनीज यूजुअली शेयर को स्प्लिट कर देती हैं सो दैट रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाए। अगर एमआरएफ कल को स्टॉक स्प्लिट करती है और कहती है कि मैं एक शेयर के बदले में 8 शेयर, मतलब उसका जो स्टॉक वैल्यू है उसे रिड्यूस करके 10-10 हजार के 8 शेयर दे देती है, तो कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हो गया। उससे फायदा ये होगा कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, रिटेलर्स इन्वेस्ट कर पाएंगे जो छोटी कैपिटल वाले हैं। तो ये मैंने आपको रीजन बताया कि स्टॉक स्प्लिट कंपनी बेसिकली क्यों करती है। तो इसकी मेरे को वैसे आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि स्टॉक स्प्लिट कंपनी क्यों करती है। तो स्टॉक स्प्लिट मैंने आपको समझाया कि एक हायर डिनोमिनेशन का जो शेयर है, जब उसे छोटे छोटे डिनोमिनेशन में तोड़ दिया जाता है तो उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं या फिर सब डिवीजन कहते हैं। और रिवर्स, जब कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स के डिनोमिनेशन के जो शेयर्स हैं उसे कंबाइन करके एक लार्जर डिनोमिनेशन का शेयर बना के कंपनी जब शेयर होल्डर्स को इशू कर देती है तो उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इसकी जर्नल एंट्री होगी कि इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी हम अपनी स्प्लिट कर रहे हैं या फिर सब डिवाइड कर रहे हैं, तो ओल्ड कैपिटल हम पहले कैंसिल करेंगे और उसके कॉन्जिक्यूटिवली हम नई कैपिटल इशू कर देंगे विद न्यू फेस वैल्यू। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल विद न्यू फेस वैल्यू। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग सब डिवीजन या फिर कंसोलिडेशन ऑफ जो हमारे ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स हैं डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज डैश, मतलब ओल्ड फेस वैल्यू जो है इनटू न्यू शेयर नंबर ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ न्यू फेस वैल्यू। तो इस मेथड में जैसे मैंने आपको बताया, अंडर दिस मेथड देयर इज नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल का कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, हम खाली ऑल्टर कर रहे हैं। देयर इज ओनली ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल, देयर इज नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो देयर इज नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल, देयरफॉर देयर इज नो गेन ऑन रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, कंपनी ने बस 100 रुपए के शेयर के बदले 50-50 के 2 शेयर्स दे दिए। तो हेंस देयर, इसी वजह से इसमें कोई भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट नहीं बनता क्योंकि कंपनी को कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ। तो ये हमारी बात हुई शेयर सब डिवीजन की या कंसोलिडेशन की। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्टरेशन मतलब यहाँ पे ऑल्टर कर रहे हैं, रिडक्शन नहीं कर रहे, तो इसमें कभी भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का रोल नहीं आएगा क्योंकि कोई भी बेनिफिट या लॉस नहीं होगा, ना ही कंपनी को ना ही शेयर होल्डर्स को। तो ये हमने बात करी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का सब कैटेगरी 1, जिसमें सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ। तो इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, पहले ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल नोट कर लीजिए एंड साथ ही में ये इलस्ट्रेशन भी नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए पहले ये ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। आई होप आप सबने लिख लिया होगा ये। तो इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करते हैं।
तो इस इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, एज ऑन 31 March 2021 ए लिमिटेड हैड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹80 पेड अप। 100 रुपए का शेयर है, 80 पेड अप है उसमें। September 2021 the company decided to subdivide each share into 2 shares of ₹50 each, 40 paid up। मतलब 100 रुपए का शेयर था, 80 रुपीज पेड अप थे उसमें से। कंपनी ने डिसाइड करा कि हम इस शेयर को सब डिवाइड कर देंगे इनटू 2 शेयर्स। 2 शेयर, एक शेयर को 2 में डिवाइड कर देंगे, जिसमें 50 रुपए की फेस वैल्यू होगी और 40 रुपीज पेड अप वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद में इन September 2024 द कंपनी डिसाइडेड टू कंसोलिडेट 4 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, ₹40 पेड अप इनटू 1 शेयर ऑफ ₹200 ईच, 160 पेड अप। मतलब बाद में कंपनी ने डिसाइड किया कि जब स्टॉक स्प्लिट हो गया, उसके बाद 100 का शेयर आपका 50 रुपए का हो गया। उसके बाद कंपनी ने 2024 में डिसाइड किया, जो 50 रुपए का शेयर कंपनी के पास है, उसने डिसाइड किया कि हर 4 शेयर को वो कंसोलिडेट करके जोड़ के एक शेयर बना देगी 200 रुपए का। और जो 50 रुपए का शेयर था उसमें 40 रुपीज पेड अप थी। तो कंपनी ने डिसाइड करा कि जो 4 शेयर वो जोड़ेगी, वो जो 50 रुपीज का 200 रुपए का शेयर हो जाएगा, और जो 40 पेड अप था वो 160 रुपीज पेड अप हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। इसमें कहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जर्नल एंट्रीज बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम एंट्रीज करेंगे सब डिवीजन की। तो सितंबर 2021 में हम ये एंट्री कर रहे हैं। तो हमने जनरल एंट्री क्या करी कि सबसे पहले हम अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल पुराने वाली जो है उसे कैंसिल करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 रुपए का हमारा शेयर है, उसे हम कैंसिल करेंगे। और कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे, बताइए यहाँ पे हमारी कितनी अमाउंट आनी चाहिए। क्या हमारी यहाँ पे अमाउंट 20,000 शेयर्स इंटू 100 ये आनी चाहिए, या फिर 20,000 शेयर्स इंटू 80 ये आनी चाहिए। बताइए क्या आनी चाहिए। कितनी हमारी पेड अप कैपिटल है, 80 रुपीज पेड अप है। तो हमारी बैलेंस शीट में कितनी आ रही होगी शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट में हमारी कितनी कितनी कैपिटल शो हो रही होगी, 80 रुपीज की कैपिटल शो हो रही होगी ईच शेयर पे। तो हम ये जर्नल एंट्री जब भी करेंगे अपनी पेड अप कैपिटल से करेंगे, ना कि फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। ये याद रखना है आपको। अगर इसमें गलती कर दी तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो आपको अपनी पेड अप कैपिटल से अपनी शेयर कैपिटल की एंट्री करनी है, जितनी आपके पास इशूड है कैपिटल। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इसे नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा 20,000 इंटू 8 विच इज 16 लाख रुपीज। 16 लाख रुपीज ये हमने अपनी पुरानी कैपिटल कैंसिल करी। फिर इसके बाद में हमने नई शेयर कैपिटल इशू करी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने वो शेयर रिड्यूस कर दिया। कितने से रिड्यूस कर दिया, 50 रुपीज का शेयर कर दिया हमने वो, ऑफ ₹50 ईच। 16 लाख रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। तो डिलीट कर देता हूँ। $20,000 शेयर्स ऑफ ₹80 ईच। तो अब बताइए, जब हमारी 16 लाख की हमारी 100 रुपए का शेयर 50 रुपए का बन गया, तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे होंगे, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40,000 शेयर्स ऑफ ₹40 पेड अप। हमारी पेड अप वैल्यू कितनी हो गई थी, 40 रुपीज की पेड अप वैल्यू हो गई थी। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री नरेशन डालेंगे, बीइंग 20,000 इक्विटी शेयर्स of face value ₹100 subdivided into 40,000 equity shares
ऑफ ₹50 ईच, 40 पेड अप। समझ में आई सबको ये एंट्री? क्या करा हमने यहाँ पे, हमने 100 रुपए का शेयर डिवाइड कर दिया 50 रुपए में, 80 रुपीज पेड अप था। पेड अप कैपिटल बैलेंस शीट में हमारी पेड अप कैपिटल आती है, तो पेड अप कैपिटल हमने पेड अप कैपिटल से एंट्री करी यहाँ पे। तो 20,000 शेयर थे हमारे पास, वो 100 रुपए का शेयर 50 का हो गया, 80 रुपए की पेड अप 40 रुपए की हो गई, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए। जो हमारे 20,000 शेयर थे अब वो 40,000 शेयर कंपनी ने एक बदल के 2 शेयर दिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स हमारे डबल हो गए। तो ये हमारी एंट्री हुई शेयर सब डिवाइड करने की, शेयर स्प्लिट की, स्टॉक स्प्लिट की हमारी एंट्री हुई। अब हम आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं सितंबर 2024 में, जब कंपनी ने कंसोलिडेट करे शेयर्स। यहां पे हमारी कंसोलिडेशन की एंट्री आ जाएगी, कंपनी ने ये शेयर्स कंसोलिडेट कर दिए। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, अपनी पुरानी जो शेयर कैपिटल है जो अभी करंटली कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रही है उसे हम कैंसिल करेंगे और नई शेयर कैपिटल हम इशू करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारे पास फेस वैल्यू कितने की है, शेयर्स 50 रुपए के शेयर्स है हमारे पास। अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारे पास हो गए 200 रुपए का शेयर हो गया हमारे पास। कंपनी ने यहाँ पे 200 रुपए का शेयर कर लिया था, 160 पेड अप। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमारी अमाउंट आ जाएगी, पेड अप कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में कितनी आ रही होगी, 16 लाख रुपए की। 16 लाख रुपीज की हमारे पास शेयर कैपिटल है, 40,000 शेयर्स ऑफ 40 पेड अप। तो यहाँ पे भी हमारे 16 लाख रुपीज आ जाएंगे। एंड नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हो जाएंगे, फिर हमारी 160 पेड अप हो गई है, तो 4 शेयर कंसोलिडेट करके 1 शेयर बनाया गया है, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे फिर, 10,000 शेयर्स। जिस भी शेयर होल्डर के पास 4 शेयर होंगे उसके पास अब 1 शेयर रह जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 40,000 शेयर्स हैं, तो अब वो 10,000 शेयर रह जाएंगे। तो ये हमारे पास 160 रुपीज का पेड अप शेयर हो गया। तो यहां पे हमारी नरेशन आ जाएगी, बीइंग 40,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 50 each consolidated into 10,000 equity shares of rupees 200 each, rupees 160 paid up। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हुई सब डिवाइड करने की शेयर्स और कंसोलिडेट करने की। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारी ऑल्टरेशन हो रही है शेयर कैपिटल की, जहाँ पे शेयर्स हम सब डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बड़े डिनोमिनेशन के शेयर्स को हमने छोटे छोटे डिनोमिनेशन के शेयर्स दे दिए और छोटे डिनोमिनेशन के शेयर्स का हमने कंसोलिडेट करके जोड़ के एक बड़ा शेयर बना के दे दिया। इसमें ना शेयर होल्डर को कोई फायदा होता है, ना नुकसान होता है, ना ही कंपनी को कोई फायदा होता है, ना नुकसान होता है, बस फेस वैल्यू चेंज हो जाती है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो ये हमारी बात हुई ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी की, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में जो हमारी सेकंड कैटेगरी आती है, विच इज कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, या फिर स्टॉक से शेयर्स में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो होता है हमारा, वो हमारा गवर्न करता है, वो अलाउ करता है कंपनीज को कि कंपनी फुल्ली पेड शेयर जो है उन्हें कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स को स्टॉक्स में या फिर स्टॉक्स को शेयर्स में। सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट परमिट करती है टू कन्वर्ट इट्स फुल्ली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक या फिर वाइस वर्सा। तो बात करते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं और स्टॉक क्या होता है, शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टॉक बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी कोई कंपनी नई बनती है, से फॉर एग्जांपल क्लोजली हेल्ड कंपनी है, छोटी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और उसमें जो फ्रेंड्स है, जब आप नई नई कंपनी बनाते हैं तो उसमें इनिशियली पैसे कौन इंट्रोड्यूस करता है, पब्लिक से तो आप डायरेक्टली पैसे नहीं मांगते, पब्लिक आपको पैसे देगी भी नहीं स्टार्टिंग में बिल्कुल। तो आपको पैसे कहाँ से मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो होते हैं वही आपको पैसे देते हैं, तो उससे फिर कंपनी बनती है।
तो वो आपके अब उसमें कैसे चलता है कि उसमें जैसे 20% स्टेक एक्स के पास है, 20% वाई के पास है, 20% जेड के पास है, ऐसे करके सब पे पर्टिकुलर होल्डिंग होती है कंपनी का, मतलब ओनरशिप इतने परसेंटेज में होती है। तो जो वो परसेंटेज में होती है स्टार्टिंग में, जब वो परसेंटेज में जब होल्डिंग होती है उसे हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक बेसिकली एक कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स होते हैं उसका कंसोलिडेटेड वर्जन जो होता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक इज द कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू वन यूनिट, वन सिंगल यूनिट, एंड विच इज डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स। मतलब एक स्टॉक मतलब एक परसेंटेज हो गया कि 20% कंपनी की ओनरशिप एक्स के पास है, तो मतलब उसका 20% स्टॉक हो गया, शेयर्स नहीं है, ये स्टॉक है। तो इट इज अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स पुट टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इस स्टॉक को हम, जब कंपनी और बड़ी हो जाती है, जब कंपनी को और फर्दर कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर्स हैं, आप समझ लीजिए जो एग्जिस्टिंग मालिक हैं, जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग के इनिशियल कैपिटल लगाई थी, इन्फ्यूज करी थी, वो केपेबल नहीं होते इतना ह्यूज फंडिंग देने के लिए। कंपनी के पास फंडिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, तो अगर वो शेयर्स नहीं, वो उतनी कैपिटल अगर इन्फ्यूज नहीं कर सकते, तो क्या करती है कंपनी, फिर उस स्टॉक को फर्दर डिवाइड कर देती है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसे हम शेयर्स कहते हैं, और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और ये जब शेयर्स बाजार में बिकते हैं, तो ये छोटी छोटी जो पब्लिक से जब आपको फंडिंग उठानी होती है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में जब आईपीओ निकलता है, तो छोटे ये शेयर्स आप सब्सक्राइब करते हैं, फिर आपको फंडिंग मिलती है, जब कंपनी को फंडिंग मिलती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो जब कंपनी बड़ी होती है तब उसे शेयर्स इशू करने पड़ जाते हैं, स्टॉक को, कैपिटल को तोड़ के उसके छोटे छोटे शेयर्स बना देती है। तो यही चीज यहां पे लिखी है कि स्टॉक इज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू वन सिंगल यूनिट, मतलब कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू वन यूनिट विच इज डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स। मतलब शेयर्स को जोड़ के एक स्टॉक बना दिया गया, उसे कंसोलिडेशन को हम स्टॉक कहते हैं, विच इज डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स विच इज नोन एज शेयर्स। शेयर्स को आपने जोड़ के आपने स्टॉक बना दिया, और स्टॉक को आप डिवाइड कर जब करते हैं तब वो शेयर्स कहलाते हैं। तो इट इज अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स पुट टुगेदर। सिंपली वो एक बंडल ऑफ शेयर्स उठाया आपने, और उसको जब आप कंबाइन कर लेते हैं तो वो आपका स्टॉक कहलाता है। तो इट इज जनरली यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल कंपनीज, स्मॉल क्लोजली हेल्ड कंपनी वेयर ओनरशिप इज हेल्ड बाय फ्यू पीपल हु आर यूजुअली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जब छोटी कंपनी होती है, छोटी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब ओनरशिप बहुत कम लोगों में डिवाइडेड होती है, तो वो स्टॉक कहलाता है कि आपके पास इतना % स्टेक हो गया, विच इज नोन एज स्टॉक। बट जब कंपनी बड़ी हो जाती है, तब कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तब और लोग कंपनी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो स्टॉक को डिवाइड करना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, और फिर वो शेयर्स अलॉट करे जाते हैं जो न्यू मेंबर्स ऐड हो रहे होते हैं। या कंपनी को जब आईपीओ निकालना होता है, तब वो एकदम से जैसे 20% स्टेक बेच दिया, ऐसे नहीं होता, वो पार्ट्स में शेयर्स अलॉट होते हैं पब्लिक को, जो पब्लिक वो सब्सक्राइब करती है आईपीओ को। तो यही लिखा है कि जैसे सपोज कीजिए XYZ एक कंपनी है और उसके 4 ओनर्स हैं, तो ये सब के सब 25-25% के ओनर हैं, तो जो 25-25% लोगों के पास है दैट इज नोन एज स्टॉक। अगर हम इसी 25% को, सपोज कीजिए कंपनी को 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, 1 लाख की कैपिटल थी, तो इस कैपिटल के 25-25 हजार के सब ओनर हैं, और 25-25 हजार सब ओनर हैं, और इसे अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे, कंपनी अगर इन्हें फर्दर डिवाइड करती है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये हमारे कहलाते हैं शेयर्स। ये हमारे शेयर्स हो जाते हैं। सपोज से फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर्स कर दिए 10 रुपए का, तो इनके पास 2500 शेयर हो गए 10 रुपए के। सिमिलरली इनके भी अगर छोटे छोटे शेयर्स, अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स कर दें इस स्टॉक का, तो दैट इज नोन एज शेयर्स। तो यहाँ पे सबके पास 2500 शेयर हो गए 10 रुपए के। और जब कंपनी को अगर फर्दर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये शेयर्स कंपनी, ये शेयर होल्डर दूसरे लोगों को बेच देंगे और एडिशनल फंड्स उठा लेंगे, या फिर नई कैपिटल इशू करेंगे और उनसे फंड्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई, डिफरेंस हुआ शेयर्स और स्टॉक के बीच में। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि कंपनी कभी कभी शेयर्स को कंसोलिडेट करके स्टॉक बना देती है, और स्टॉक को कभी कभी डिवाइड करके शेयर्स बना देती है।
आप इस कॉन्सेप्ट को सब डिवीजन और कंसोलिडेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। वहां पे शेयर्स और शेयर्स ही कंसोलिडेट और सब डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शेयर्स स्टॉक बन रहे हैं, स्टॉक शेयर्स बन रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है। हालांकि दोनों में ही डिवीजन एंड कंसोलिडेशन हो रहा है, पर वहां पे शेयर्स ही आपस में कंसोलिडेट करके एक शेयर दिया जा रहा है, यहाँ पे शेयर्स कंसोलिडेट करके स्टॉक हो रहा है, स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है, और स्टॉक डिवाइड होके शेयर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये हमारी बात हुई स्टॉक की। फिर उसके बाद शेयर्स की बात करते हैं। शेयर्स इट रेफर्स टू अ सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप। सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप जो होती है उसे हम शेयर्स बोलते हैं। तो व्हेन अ कंपनी ग्रोज एंड बिकम्स बिग इट रिक्वायर्स बिगर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाती है फॉर इट्स फंक्शनिंग, एंड द करंट ओनर्स आर इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सच ह्यूज फंडिंग। इन सच सिनेरियोज कंपनी गोज फॉर फंडिंग फ्रॉम पब्लिक एंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। जब कंपनी पब्लिक के पास जाती है तो शेयर्स के फॉर्म में जो स्टॉक है उसे फर्दर डिवाइड करके शेयर्स में डिवाइड कर देती है, और फिर पब्लिक में जाती है और वो शेयर्स इशू करती है, फ्रेश इशू करती है, और एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज होती है। तो इन विच द स्टॉक होल्डिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आपके रह जाते हैं, स्टॉक होल्डर्स हो जाते हैं, उनकी भी हम स्टॉक होल्डिंग को तोड़ के शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, और कंपनी एडिशनल कैपिटल तब उठा पाती है। तो ये हमारी बात हुई कि स्टॉक क्या होता है, शेयर्स क्या होता है। स्टॉक इज बेसिकली कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेटेड बंडल ऑफ शेयर्स को आप कंसोलिडेट करेंगे तो वो स्टॉक बनता है, और आप जब स्टॉक को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे तो उन्हें हम शेयर्स कहते हैं। और तो सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप जो होती है वो एक शेयर कहलाती है। तो इंटरनल एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समटाइम कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट शेयर्स टू स्टॉक, या फिर वाइस वर्सा। कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कई बार शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना पड़ता है और स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो व्हेन अ स्टॉक इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स इट इज रेफर्ड टू एज शेयर्स। आसान शब्दों में हम कहें तो स्टॉक को जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम शेयर्स कहते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए पहले। ये हम पार्ट बी पे आए हैं अपने ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की, जहां पे हम कन्वर्जन ऑफ शेयर्स कर रहे हैं स्टॉक में, या फिर स्टॉक को कन्वर्ट कर रहे हैं हम शेयर्स में। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। लिख लिया सब बच्चों ने? इसकी हमारी जर्नल एंट्री जो होती है, ये हमारी जर्नल एंट्री होती है। इसमें सिंपली हम अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हमारी ओल्ड शेयर कैपिटल है, उसे हम कैंसिल करते हैं और उसे हम इक्विटी स्टॉक कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक कैपिटल। शेयर हट जाता है, आप याद रखिएगा जब आप स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां से वर्ड शेयर हट जाता है और स्टॉक आ जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शेयर वर्ड नहीं यूज करना है आपको जब वो शेयर से स्टॉक में कन्वर्ट हो गया है। एंड सिमिलरली जब आप स्टॉक से शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी एंट्री होती है इक्विटी स्टॉक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये भी हमारी एंट्रीज पेड अप वैल्यू से ही होंगी, ना कि फेस वैल्यू से। ये याद रखना है, सारी एंट्रीज हमारी पेड अप वैल्यू से ही होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर पॉइंट्स में लिखा है कि डिलीट द वर्ड शेयर्स फ्रॉम द ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड इशूड पेड अप शेयर कैपिटल वाइल ड्राफ्टिंग द बैलेंस शीट। जब आप स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं शेयर्स को, तो जब आप बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे तो वहां पे जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा आता है या इशूड एंड पेड अप सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल आता है, पेड अप शेयर कैपिटल, तो वहां पे आपको
शेयर वर्ड यूज नहीं करना है, बस आप ऑथराइज्ड कैपिटल कर देंगे या फिर पेड अप कैपिटल कर देंगे। पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लिखेंगे, पेड अप कैपिटल लिखेंगे और ऑथराइज्ड कैपिटल लिखेंगे। स्टॉक वर्ड जब आप स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे तब आप शेयर वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो डिलीट द वर्ड शेयर फ्रॉम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एंड इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल व्हाइल ड्राफ्टिंग बैलेंस शीट व्हेन शेयर इज कन्वर्टेड टू स्टॉक कैपिटल। और एक एडिशनल पॉइंट है कि जब भी आपकी ऑथराइज कैपिटल बढ़ती है या घटती है तो आपकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है, इट इज जस्ट अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ऑथराइज कैपिटल एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, आरओसी में आप एक फीस पे करते हैं। और ऑथराइज कैपिटल बेसिकली हमारी क्या है कि कंपनी की लिमिट, कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो इशू कर सकती है, दैट इज अ लिमिट। तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, बस डिस्क्लोजर में आपकी ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाती है और वहां पे शो हो जाती है। तो ये हमारी बात हुई यहाँ पे इक्विटी स्टॉक कैपिटल की। आप ये नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। इतना नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलस्ट्रेशन में इस कॉन्सेप्ट में हमारी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। तो ये इलस्ट्रेशन है हमारा। इसमें दिया हुआ है कि एज ऑन 31 मार्च 2021 ए लिमिटेड हैड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए के फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं। और 10,000 equity shares of ₹10 each fully paid up. In September 2021, the company decided to convert the issued share capital into stock. कंपनी ने डिसाइड किया कि शेयर कैपिटल को वो स्टॉक में कन्वर्ट करेगी। और सितंबर 2022 में कंपनी डिसाइडेड टू रिकन्वर्ट द स्टॉक इनटू शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि उस स्टॉक को डिवाइड करके 5 रुपए का शेयर में कन्वर्ट कर देगी शेयर कैपिटल में। तो इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्री होगी कन्वर्ट करने की फ्रॉम शेयर्स टू स्टॉक। हमारा पहले कंपनी ने सितंबर 2021 में शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करा है। तो यहां पे कन्वर्जन फ्रॉम शेयर्स टू स्टॉक। तो पहली जर्नल एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर कैपिटल। फेस वैल्यू कितनी थी हमारी? 10 रुपीज़ की। 10 रुपीज़ की हमारी शेयर कैपिटल हम अपनी कैंसिल करके उसे कन्वर्ट करेंगे टू इक्विटी स्टॉक कैपिटल। ये हमने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में। तो कितनी हमारी पेड अप वैल्यू है यहाँ पे? 1,00,000 रुपए की हमारी पेड अप वैल्यू है। 10,000 इक्विटी शेयर्स थे हमारे पास ऑफ 10 रुपीज फुल्ली पेड अप। तो 1,00,000 रुपीज हमारा यहाँ पे आ जाएगा बीइंग शेयर्स कन्वर्टेड टू स्टॉक कैपिटल। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई शेयर्स को कन्वर्ट करने की स्टॉक कैपिटल में। फिर उसके बाद में हमारी सेकेंड एंट्री आएगी इन सितंबर 2022। कंपनी ने उन शेयर्स को कन्वर्ट करके उस स्टॉक को कन्वर्ट करके शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो सेकेंड एंट्री हमारी आ जाएगी कन्वर्जन फ्रॉम स्टॉक टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगी, ये हमारी एंट्री होगी सितंबर 2022 में और ये हमारी एंट्री होगी सितंबर 2021 में। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री आएगी इक्विटी स्टॉक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
शेयर कैपिटल ₹5, 5 रुपए का हमने शेयर में उसे कन्वर्ट कर दिया। हमने अपने 10 रुपए के शेयर को पहले स्टॉक में कन्वर्ट करा, अब स्टॉक को हम शेयर कैपिटल में इशू कन्वर्ट कर रहे हैं ऑफ ₹5 ईच। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी, हमारी स्टॉक कैपिटल हमारे पास 1,00,000 रुपीज की थी, तो यहाँ पे भी 1,00,000 रुपीज की आ जाएगी। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, अब हमारे यहाँ पे 20,000 शेयर्स हो जाएंगे ऑफ ₹5 ईच। हमारे पास हम 1,00,000 की कैपिटल को डिवाइड कर रहे हैं ₹5 के शेयर में, तो हमारे पास 20,000 शेयर्स हो जाएंगे ऑफ ₹5 ईच। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बीइंग स्टॉक कैपिटल कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। तो क्लियर है सबको? ये इस तरह से हम अपने स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं और शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में हमने दो बातों का डिस्कशन किया, जिसमें हम पहले तो हमने बात करी कि सब डिवीजन क्या होता है। सब डिवीजन बेसिकली स्टॉक स्प्लिट, कि उसमें हमारा हायर डिनोमिनेशन के शेयर डिवाइड करके छोटी डिनोमिनेशन में कर दिया जाता है, और कंसोलिडेशन में छोटी डिनोमिनेशन के शेयर्स को कंबाइन करके एक बड़ी डिनोमिनेशन का शेयर बना दिया जाता है। तो ये हमारी बात हुई सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन की। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि हमारा शेयर्स को भी हम स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं और स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा इन दोनों ही मेथड में कंपनी को या शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट या नुकसान नहीं हुआ, तो इसीलिए कोई भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का रोल नहीं आया इसमें। ना हमारे सब डिवीजन या कंसोलिडेशन में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आ रहा था, और ना ही हमारा स्टॉक्स ना ही हमारा शेयर्स टू स्टॉक कन्वर्ट करने में या फिर स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करने में कहीं पे भी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का रोल आया। बिकॉज ना शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट होता है, ना लॉस होता है, ना ही कंपनी को कोई बेनिफिट या लॉस होता है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में। हमने अपने दो मेथड कवर कर लिए हैं फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें हमारे 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला हमने उसमें डिस्कस किया था जहां पे हमारे पार्टली पेड अप शेयर्स होते हैं, उन्हें हम फुल्ली पेड अप करते हैं, और जो अनकॉल्ड अमाउंट है वो कंपनी कैंसिल कर देती है या वेव ऑफ कर देती है। फिर उसके बाद में सेकंड हमने बात करी थी जहां पे हमारे फुल्ली पेड शेयर है लेकिन एक्सेस कैपिटल है, उसे वो कंपनी शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देती है। थर्ड हमने बात करी थी जब कंपनी को लॉसेज होते हैं तो कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल जो ऑलरेडी इरोड हो चुकी होती है शेयर होल्डर्स की, उसे वो राइट ऑफ कर देती है, उसे वो कैंसिल कर देती है, रिड्यूस कर देती है शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स की जो वो सैक्रिफाइस करते हैं। एंड लास्टली फोर्थ हमने बात करी थी जहां पे हमारी फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों ही रिड्यूस हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया अपना ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का, जिसमें हमने ये दोनों पॉइंट्स आज के डिस्कस करे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसका नाम है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की स्कीम में हम बात करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज का क्या मतलब होता है। कॉम्प्रोमाइज मतलब जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, मतलब आप डे टू डे लाइफ में कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आपको कोई एक्सवाइजेड चीज चाहिए होती है लेकिन आपको मम्मी डांट देती है कि नहीं, आप कहते हैं मेरे को नया फोन चाहिए, मम्मी कहती है नहीं अभी नहीं, तो पहले सीए का एग्जाम क्लियर कर, फिर उसके बाद तेरे को नया फोन दिलाऊंगी। तो आपने अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ठीक है मम्मी जो कह रही है ठीक है, तो आपने कॉम्प्रोमाइज करा। तो उसी प्रकार से कंपनी की और शेयर होल्डर्स की या फिर क्रेडिटर्स की नेगोशिएशन होती है, बात करते हैं। तो उसमें जो कंपनी के लॉसेज होते हैं, कई क्रेडिटर्स जो होते हैं वो नेगोशिएशन में उन लोगों को हेयर कट लेना पड़ता है। हेयर कट मतलब उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो वो कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज मतलब एक अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं कंपनी और जो क्रेडिटर्स हैं वो एक अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं कि हाँ ठीक है, हम इतने रुपीस कम ले लेंगे, इतना अपना हेयर कट ले लेंगे, इतना सैक्रिफाइस कर देंगे फॉर द सेटलमेंट ऑफ आवर क्लेम्स। जितने हमारे को पैसे लेने हैं उसके सेटलमेंट के लिए हम इतना रिडक्शन लेने को तैयार हैं। ये कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच में जब नेगोशिएशन चलती है कि कंपनी के सर्वाइवल के लिए ये थोड़ी सी लाइबिलिटीज हमारे को रिड्यूस करनी है, तब ये कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कहलाता है। कि जब आपकी लाइबिलिटीज रिड्यूस होती हैं, रिडक्शन होता है लाइबिलिटीज में। तो व्हेन अ कंपनी इज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, देन अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इज अग्रीड। स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इज अग्रीड between the company,
शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स या फिर डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं, जिनको कंपनी ने पैसे वापस करने हैं, जिनसे कंपनी ने पैसे उधार ले रखे हैं, तो उनको उनके साथ जो अग्रीमेंट होता है उसे हम, जिसमें वो लाइबिलिटीज कुछ रिडक्शन की बात होती है, तो वो हमारा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कहलाता है, वेयर दे अग्री टू मेक सम सैक्रिफाइसेस फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, वो जब कुछ अग्री करते हैं फॉर रिडक्शन, वो हमारा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में आता है। तो अब जैसे इसमें अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, जैसे कई बार शेयर होल्डर्स को कैसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो उनका रिजर्व एंड सरप्लस कुछ आ रहा होता है उसे कंपनी कैंसिल कर देती है, उसे खत्म कर देती है। तो रिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व जो होते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस अगर कंपनी के पास है तो रिजर्व एंड सरप्लस उसे घटा दिए जाते हैं। तो इसमें शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ, बिकॉज अगर वो फ्री प्रॉफिट्स थे, अगर वो फ्रीली डिविडेंड के लिए डिक्लेयरेबल थे, उन्हें कैंसिल कर दिया, तो उनका डिविडेंड वाला, अगर कंपनी चाहती तो कल को डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती थी, तो उनको नुकसान हो गया, वो फ्री रिजर्व उनका कैंसिल हो गया। तो इसमें जर्नल एंट्री होती है हमारी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, बिकॉज कंपनी को बेनिफिट हो गया, कंपनी ने रिजर्व एंड सरप्लस घटा लिए। दूसरा हमारा होता है कि सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी एट लेसर अमाउंट या फिर रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डिबेंचर होल्डर है या फिर बैंक का लोन है, उसको 50 लाख रुपए लेने, और कंपनी कहती है कि हमारे पास तो इतने फंड्स है ही नहीं, कंपनी ने 50 लाख का लोन ले रखा है बैंक से, कंपनी कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है, आपको खाली 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज हो गया। 40 लाख रुपए का बैंक का नुकसान हो गया, लेकिन कंपनी का फायदा हो गया, बिकॉज उसकी 50 लाख की लायबिलिटी सेट ऑफ हो रही है, सेटल हो रही है विद ओनली 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पे इस तरह से रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटी जब आपकी खत्म होती है, तो लायबिलिटी सेटल होती है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, कुछ अमाउंट हमने पे कर दिया और कुछ का हमारे को बेनिफिट हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया, तो इस वाले एग्जांपल में 50 लाख रुपीस की आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, कंपनी 10 लाख रुपए की, या तो कंपनी इसमें भी कैसे नेगोशिएशन हो सकती है, कंपनी या तो कहेगी आप कैश ले लीजिए बैंक से, आप हमारे से कैश ले लीजिए, या फिर अपनी जो लायबिलिटी है उसे 10 लाख के शेयर्स में कन्वर्ट करा लीजिए, और रिमेनिंग 40 लाख लॉस हो गया। तो यहाँ पे 10 लाख रुपीस की या तो बैंक आ जाएगा या फिर शेयर कैपिटल, और रिमेनिंग 40 लाख रुपीस का कंपनी को बेनिफिट हो गया, तो वो चला गया हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हुई सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज की। फिर उसके बाद में फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, कई बार कंपनी को एसेट्स अपने रिवैल्यू करने पड़ते हैं, तो एसेट की वैल्यू बढ़ा लेती है, तो जब कंपनी एसेट्स की वैल्यू बढ़ाती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हो जाता है। और जब कंपनी वो एसेट सेल करती है और कंपनी ने अगर घाटे में एसेट को सेल करा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हो जाता है। अगर बेनिफिट होता है या लॉस होता है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाता है। तो यहाँ पे ये हमारी जर्नल एंट्री हुई फॉर सेल ऑफ एसेट, और ये हमारी हुई फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। एसेट की चेंज, अगर वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, अगर हम बढ़ा रहे हैं, हम इसमें बढ़ भी जाती है एसेट्स की वैल्यू, कभी कभी घटानी भी पड़ जाती है। तो जो भी हमारा डिफरेंशियल अमाउंट होगा, जो भी कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाएगा। तो ये हमारी बात हुई यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस करने की। अब बात करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज की। कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो होती हैं कि जो किसी एक पर्टिकुलर फ्यूचर के इवेंट के होने पर निर्भर करती है, होने या ना होने पे हमारी वो लायबिलिटी डिपेंड करेगी। अगर वो पर्टिकुलर इवेंट होता है या नहीं होता, तो कंपनी की लायबिलिटी अराइज होगी। अगर वो इवेंट होता है, से फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरह की नीड होती है, जैसे आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, कैपिटल कमिटमेंट्स हो गया, तो ये आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है कि आपने, से फॉर एग्जांपल कैपिटल कमिटमेंट क्या हो गए, कमिटमेंट मतलब प्रॉमिस, वादा, जो जैसे से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कंपनी ने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उठा रखा है कि मैं आपका XYZ ये काम विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, या जो भी उनकी टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट है, मैं ये 2 साल में ये काम कर दूंगा। अगर मैं ये काम नहीं कर पाया, मतलब आप कंटिंजेंसी देखिए कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो मेरे को ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी, सब्जेक्ट टू हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कंपनी ने 2 साल में काम कंप्लीट कर दिया तो उसको कोई लायबिलिटी नहीं पे करनी। अगर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में नहीं पूरा कर पाई, तो उसको लायबिलिटी पे, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो उसकी लायबिलिटी अराइज होगी। तो इस तरह की जो हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती है, ये हमारी बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती हैं, ये खाली बैलेंस शीट के फुट नोट में अपीयर होती हैं। तो इसका अभी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, ये खाली फुट नोट में अपीयर होती हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज डू नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट बट आर ओनली शोन इन द फुट नोट्स। फुट नोट्स में ये आइटम्स शो होती हैं।
कौन सी आइटम्स हो सकती है हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी में, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स, हमारा पुराना प्रेफरेंस डिविडेंड है जो इकट्ठा हुआ है, हमने पे नहीं करा है, तो वो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स हो गया। कैपिटल कमिटमेंट्स मैंने आपको बताया, जैसे से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का आप एग्जांपल ले लीजिए, आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो ये आपका कैपिटल कमिटमेंट है, अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाए विद इन द जो आपका डिसाइडेड टाइम है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो ये आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी। या फिर लीगल डिस्प्यूट चल रहा है कोई आपका गवर्नमेंट से या फिर कहीं पे भी आपका कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है किसी से पैसे लेने का, तो अगर आपको या फिर पैसे देने का आपका लीगल डिस्प्यूट है, तो अगर आप वो केस हार जाते हैं तो आपको वो पैसे पे करने पड़ेंगे, अगर आप वो केस जीत जाते हैं तो आपको वो नहीं पे करने पड़ेंगे, तो लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो इट इज कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो इस तरह की हमारी लायबिलिटीज को कंटिंजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज का हमारा क्या ट्रीटमेंट होता है, अगर हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी कोई पे करी, अगर हमारी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी पे होती है या फिर कोई ऐसी लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं जो हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है, या फिर कोई हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, आईआरपी मैंने आपको बताया था अपॉइंट होता है, तो जो आईआरपी की फीस हुई, जो उसको फीस देनी होगी वो रिकंस्ट्रक्शन कराने की, तो वो एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तो वो तो हमारी लायबिलिटी पहले रिकॉर्डेड थी नहीं, क्योंकि ना आईआरपी अपॉइंट हुआ था ना हमारी एप्लीकेशन डली थी इंसॉल्वेंसी में, तो हमारे को नहीं पता था, तो इसलिए हमने वो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, ना हमको क्वांटम पता थी। तो जब वो लायबिलिटी हम पे करते हैं तो उसकी हम एंट्री करते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब जब हमको ऐसी लायबिलिटी कोई पे करनी पड़ रही है जो हमने ऑलरेडी कभी बुक नहीं कर रखी है अपनी बैलेंस शीट में, उसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज वो लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं थी, अब कंपनी को पे करनी पड़ेगी तो कंपनी को लॉस हो तो वो भी हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल देते हैं, और ये पेमेंट भी इसी वजह से करनी पड़ी क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन की वजह से। और अगर हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं आ रही है वो अगर किसी ने वेव ऑफ कर दी, जैसे से फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जो हमारा डिविडेंड इन एरियर्स है वो हम वेव ऑफ कर रहे हैं, वो आपको नहीं पे करना। तो जब इस तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी जब कभी वेव ऑफ हो जाती है तो वो हमारी बैलेंस शीट में तो अपीयर हो ही नहीं रही थी, जब हमारी बैलेंस शीट में नहीं आ रही थी तो ना हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही थी, हम बस वो उसे फुटनोट में से डिलीट कर देंगे, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है अगर हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी कोई वेव ऑफ हो जाती है, तो बिकॉज वो कभी हमारी बैलेंस शीट में अपीयर हो ही नहीं रही थी, तो वो वेव ऑफ होने से हमारी खाली फुटनोट में से आइटम हट जाएगी। तो ये हमारी बात हुई कंटिंजेंट लायबिलिटीज की। फिर हमारे जो पास्ट लॉसेज हैं वो हमको, जैसे हमने अपना रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट कम किया था, सिमिलरली हम अगर अपने पास्ट लॉसेज राइट ऑफ करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री होती है हमारी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड पुराना लॉस हो गया या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, तो ये जब हम राइट ऑफ करेंगे तो ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और ये एक्सपेंसेस, ये हमारी आइटम्स क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये हमारी बेसिकली बात हुई कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में, बेसिकली जब हमारी करंट एसेट्स लायबिलिटीज या फिर हमारे जो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस जब हमारे चेंजेस होते हैं तो उसमें जो डिफरेंस अमाउंट आती है वो हमारे रिकंस्ट्रक्शन में जाती है और उसको हम कॉम्प्रोमाइज ऑन अरेंजमेंट में काउंट करते हैं। तो ये हमारी बात हुई। फिर इसके बाद में लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट में कई बार आपको जैसे इंफॉर्मेशन गिवन होगी, अच्छा आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कैसा होता है। तो से फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, ये हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे को इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि एक कंपनी के बारे में हमारे को फिक्स एसेट की डिटेल दे दी, गुडविल, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डिटेल्स हमारे को ऑलरेडी गिवन होती है बैलेंस शीट में कि कंपनी की इस डेट पे ये पोजीशन थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है द कोर्ट अप्रूव्ड ऑफ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2021। तो यहाँ पे ये स्कीम अप्रूव्ड स्कीम है हमारी और हमारे को ये सारे स्टेप्स उसमें करने हैं। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट गिवन है वो बिफोर ये सारे एक्शन से पहले के हमारे को बैलेंस शीट गिवन है, तो हमारे को ये सारी एंट्रीज, ये सारे उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करना है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर गिवन है, तो कई बार क्वेश्चन ये आपको ओपनिंग की फिगर नहीं देता है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर नहीं गिवन होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन में वो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर ढूंढनी है, बिकॉज ये हमारे जो लॉसेस हैं या प्रॉफिट्स है ये हमको राइट ऑफ
करना ही करना पड़ता है, ये हम हमेशा राइट ऑफ करेंगे। जब भी हमारे को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम ये प्रॉफिट या लॉस अपना ओपनिंग जो है इसे राइट ऑफ करेंगे। बिकॉज आप समझिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, कंपनी को जब हेवी लॉसेज होते हैं तो वो लॉसेज राइट ऑफ करने के लिए कंपनी वो लॉसेज अपनी बैलेंस शीट से हटाने के लिए कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। तो मेन पर्पस हमारा वो लॉसेज हटाने का है। तो वो ओपनिंग, अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर नहीं गिवन है तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा एंड देन उसे हम अपना राइट ऑफ करेंगे। तो यही बात मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है कि समटाइम्स ओपनिंग बैलेंस शीट इज मिसिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट ही आपके पास मिसिंग होती है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और आपको फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर निकालनी पड़ेगी। तो समटाइम्स ओपनिंग बैलेंस शीट इज मिसिंग ड्यू टू विच ओपनिंग लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो मिसिंग विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। ये प्रॉफिट हमारे को, प्रॉफिट या लॉस हमारे को राइट ऑफ करना होता है। देयरफॉर इन सच केसेस ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे और ओपनिंग प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक मेरी बात हुई है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की। इतना आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमारा स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट है, इसे नोट कर लीजिए आप। तो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। फोर्थ मेथड पे हम आ गए हैं अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, जिसका नाम है शेयर सरेंडर स्कीम। यहाँ पे शेयर सरेंडर स्कीम। तो शेयर सरेंडर स्कीम क्या कहती है कि समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी जैसे हमारा स्टॉक स्प्लिट हुआ था, तो वैसे ही स्टॉक स्प्लिट में क्या हुआ था कि कंपनी ने शेयर्स एक्सचेंज करके छोटी डिनोमिनेशन के शेयर्स दे दिए। शेयर सरेंडर में क्या होता है, ये एक तरीके से मिक्सचर है कैपिटल रिडक्शन स्कीम का और स्टॉक स्प्लिट का। इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी को जैसे दूसरों की लाइबिलिटीज भी रिपे करनी है, डिबेंचर होल्डर्स की लाइबिलिटी रिपे करनी है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर से कहती है कि आपका शेयर हम सब डिवाइड कर रहे हैं और हम आपकी कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स की कैपिटल भी रिड्यूस कर रही है और कंपनी उसको सब डिवाइड भी कर रही है शेयर्स को। तो जैसे से फॉर एग्जांपल कंपनी शेयर होल्डर, कंपनी का शेयर्स 10 रुपए का शेयर है और कंपनी कहती है कि हम आपकी कैपिटल रिड्यूस करके 2 रुपए की कर रही हैं। तो इसका एक तरीका तो यह है कि कंपनी 10 रुपए का शेयर कैंसिल करके 2 रुपए का शेयर दे दे और 8 रुपए अपना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में अकाउंट फॉर कर ले। ये हमने बात करी थी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन स्कीम में। अब इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या कहती है कि आप 10 रुपए के शेयर्स डिवाइड कर देंगे, हम आपके 2-2 रुपए के 5 शेयर कर देंगे और हम आपसे 4 शेयर सरेंडर करा लेंगे। 4 शेयर आप हमको सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर का मतलब क्या हो गया कि शेयर होल्डर्स ने वो शेयर कंपनी को वापस कर दिए। वो कंपनी ने कैंसिल नहीं करे वो शेयर्स, वो अभी भी कंपनी के पास हैं, बस उन शेयर होल्डर्स का नाम हट गया उन शेयर्स में से, वो शेयर्स अब कंपनी के पास हैं। अब कंपनी क्या करती है कि वो जो 4 शेयर कंपनी के पास हैं उन शेयर्स को वो कंपनी
डिबेंचर होल्डर्स को दे देती है उनकी लायबिलिटी रीपे करने के लिए। कंपनी के पास जो लायबिलिटी है डिबेंचर होल्डर्स की, उसे रीपे करने के लिए या फिर किसी भी क्रेडिटर की लायबिलिटी रीपे करने के लिए वो शेयर जो सरेंडर हुए हैं, वो सरेंडर्ड शेयर्स को यूज करती है उनकी लायबिलिटी रीपे करने के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया कि 10 रुपए का शेयर आपने रिड्यूस तो कर दिया 2 रुपए का, पर आपने शेयर्स कैंसिल नहीं करे। आपने 10 रुपए का शेयर कैंसिल करके 2 रुपए का नया शेयर इशू नहीं करा, आपने वही शेयर को डिवाइड कर लिया 2-2 रुपए के शेयर्स में। तो यही चीज यहां पे लिखी है कि इन दिस मेथड शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन एंड देन शेयर होल्डर्स आर मेड टू सरेंडर देयर शेयर्स। शेयर होल्डर से कहा जाता है कि आप अपने शेयर सरेंडर कर दीजिए, एक तरीके से उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, और वो शेयर जो सरेंडर्ड शेयर्स हैं वो कंपनी यूज करती है अपना लाइबिलिटीज रिपे करने के लिए। सो दीज शेयर्स आर देन यूज टू सेटल लाइबिलिटीज ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर क्रेडिटर। जो दूसरे क्रेडिटर्स या फिर कोई भी लाइबिलिटी कंपनी के है उसे रिपे करने के लिए इन सरेंडर्ड शेयर्स को कंपनी यूज करती है। तो सरेंडर ऑफ शेयर का क्या मतलब है? इट इज अ वॉलंटरी एक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर बाय शेयर होल्डर इन द फेवर ऑफ कंपनी फॉर कैंसिलेशन। यूजुअली कैंसिलेशन के लिए कंपनी को शेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन इसमें कंपनी कैंसिल नहीं कर रही है। जितने शेयर्स डिबेंचर होल्डर्स को देने हैं, जितनी लायबिलिटी रीपे करने के लिए यूज करनी है, वो डिबेंचर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को वो पे कर देती है। लेकिन अगर उसके बाद भी कंपनी के पास कुछ शेयर्स बच जाते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल इस वाले हमने जो एग्जांपल लिया वो 10 रुपए का शेयर डिवाइड करके 4 शेयर कंपनी ने अपने पास रख लिए सरेंडर्ड फॉर्म में, और उसमें से 2 ही शेयर लायबिलिटी रीपे करने के लिए यूज करे, तो जो रिमेनिंग 2 शेयर्स कंपनी के पास रह गए सरेंडर्ड फॉर्म में, उन्हें वो कंपनी को कैंसिल करना ही पड़ेगा। कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, कंपनी को वो इवेंचुअली वो शेयर्स कैंसिल करने पड़ेंगे। तो ये हमारी स्कीम हुई, शेयर सरेंडर की स्कीम हुई, जहां पे कंपनी शेयर होल्डर्स की शेयर्स की वैल्यू स्प्लिट भी करती है, शेयर सब डिवाइड भी करती है, और शेयर्स उनसे सरेंडर करवाती है, उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, और वो जो रिड्यूस्ड अमाउंट है, जो सरेंडर्ड अमाउंट है, उसे कंपनी सरेंडर्ड शेयर्स को यूज करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स या फिर क्रेडिटर्स की लायबिलिटी रीपे करने के लिए। सरेंडर में बस इतना होता है कि वहां से वो शेयर होल्डर का नाम हट जाता है और कोई भी शेयर होल्डर नहीं होता। कंपनी इज फ्री टू एलोकेट या अलॉट दोज शेयर टू एनीबडी, इट कैन यूज दोज शेयर। वो कंपनी वो शेयर्स को यूज कर सकती है अपनी कोई भी लायबिलिटी रीपे करने के लिए। तो यही चीज यहां पे लिखी है कि शेयर सरेंडर स्कीम में शेयर्स डिवाइड कर दिए जाते हैं स्मॉलर डिनोमिनेशंस में, और वो शेयर्स कंपनी यूज करती है अपनी लायबिलिटीज रीपे करने के लिए। फिर यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन ड्रॉ करा है कैपिटल रिडक्शन स्कीम का, स्टॉक स्प्लिट का एंड शेयर्स सरेंडर का। तो इसको और आपको बेटर क्लैरिटी के लिए हम तीनों को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल रिडक्शन स्कीम की। इसमें हमने बात करी थी जहां पे हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है। तो हमारे पास कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए के, 1 लाख की शेयर कैपिटल है। कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग हुई और कंपनी ने शेयर वैल्यू रिड्यूस कर दी, 2 रुपए की कर दी। कंपनी ने शेयर रिड्यूस करके 2 रुपए का शेयर कर दिया। तो कंपनी ने क्या करा, 10 रुपए का इक्विटी शेयर कैंसिल करा, एंड इन रिटर्न इक्विटी शेयर ऑफ 2 रुपीज वर गिवन फॉर ईच शेयर ऑफ ₹10। कंपनी ने 10 रुपए के शेयर के बदले में आपको 2 रुपए का शेयर दे दिया और कैपिटल रिड्यूस कर दी। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करते थे कि हमने 10 रुपए की कैपिटल रिड्यूस करी 1 लाख रुपए से, और 2 रुपए का शेयर दे दिया हर शेयर होल्डर को। तो 10,000 शेयर पे 2 रुपए का शेयर दे दिया, तो 20,000 रुपए यहाँ पे आ गया, और कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग में मतलब बेनिफिट हो गया 80,000 रुपीज का, कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर रिड्यूस करके 2 रुपए का कर दिया और शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दी, और 80,000 रुपीज का हम रीस्ट्रक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। तो इसमें हमने क्या करा, ओल्ड शेयर्स कैंसिल करे और न्यू शेयर्स इशू कर दिए फॉर रिड्यूस्ड फेस वैल्यू। हमने पुराने शेयर कैंसिल करके नए शेयर्स इशू कर दिए, और जो भी डिफरेंस अमाउंट थी हमने नंबर ऑफ शेयर्स उसमें सेम रखे, क्योंकि हमने कैपिटल रिड्यूस करी, 10,000 शेयर थे, तो 10,000 के ही शेयर्स हमने 2 रुपए के कर दिए। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बदलते हैं और डिफरेंस अमाउंट हमारी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चली जाती है। ये बात हुई हमारी कैपिटल रिडक्शन स्कीम की। अब बात करते हैं हमारी सब डिवीजन की, जो स्टॉक स्प्लिट भी है। सेम एग्जांपल लेते हैं, 10,000 शेयर है कंपनी के पास, 1 लाख रुपए की कैपिटल हुई, रीस्ट्रक्चरिंग करी और शेयर वैल्यू हमने रिड्यूस करके 2 रुपए का कर दिया। कंपनी ने सब डिवाइड करा और 2 रुपए के शेयर्स कर दिए। तो इसमें नए शेयर नहीं इशू होते, कोई नए शेयर इशू नहीं हो रहे, जैसे हमारी रिडक्शन स्कीम में था कि 10 रुपए का कैंसिल करके 2 रुपए का शेयर नया इशू करा। इसमें कंपनी बस वही शेयर्स को डिवाइड कर देती है इन स्मॉलर पार्ट्स। सो नो न्यू शेयर्स आर इशूड, इंस्टेड
शेयर वैल्यू इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वैल्यूज एंड प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ शेयर्स आर इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपने एक शेयर के बदले को, एक शेयर को तोड़ के आपने 5 शेयर बना दिए, 2-2 रुपए के 5 शेयर बना दिए, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स भी 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए की कैपिटल हमने कैंसिल कर दी, 10,000 इक्विटी शेयर थे हमारे पास 10 रुपीज के, वो हमने 2 रुपए के शेयर में ब्रेक डाउन कर दिया, 2 रुपए के शेयर में तोड़ दिया हमने उसे, और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 50,000 शेयर्स, 10,000 शेयर हमारे बढ़ के, अब जिसके पास एक शेयर था उसको 5 शेयर मिल गए 2-2 रुपए के। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 100 रुपए के शेयर को हमने तोड़ के 50-50 के 2 बना दिए थे, उसी प्रकार एक शेयर को तोड़ के 2 शेयर मिल गए, तो एक शेयर के बदले में अब इसमें हमारे एग्जांपल में 10 रुपए का शेयर तोड़ के जब 2 रुपए का शेयर बन गया तो एक शेयर के बदले में नंबर ऑफ शेयर्स 5 मिल गए आपको। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हुई। तो कंपनी को ना या नुकसान होता है ना प्रॉफिट होता है, नो गेन ऑन सब डिविजन, हेंस नो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो इसमें प्रोसेस क्या फॉलो हुआ है हमारा, एग्जिस्टिंग शेयर थे उन्हीं को सब डिवाइड कर दिया 2 रुपए के शेयर में, और वही वापस करके इक्विटी शेयर्स को जो हमारे शेयर होल्डर्स थे उनको अलॉट कर दिए वापस। मतलब हमने शेयर्स रिड्यूस करे और उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स उनको अलॉट कर दिए रिड्यूस करके शेयर वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना शेयर सरेंडर स्कीम की। सेम एग्जांपल है हमारा, 10,000 इक्विटी शेयर्स हमारे पास, 10 रुपीज फुल्ली पेड अप, 1 लाख रुपए की कैपिटल हो गई हमारे पास। हमने रीस्ट्रक्चरिंग करी, कंपनी ने कहा कि मैं ये शेयर वैल्यू रिड्यूस कर रही हूँ 2 रुपए से और शेयर सरेंडर करवा रही हूँ, मतलब मैं 2 रुपए पे ये शेयर लेकर आ रही हूँ, सब डिवाइड करके 2 रुपए का शेयर बना रही हूँ और पेड अप कैपिटल 2 रुपए की छोड़ रही हूँ और रिमेनिंग अमाउंट में सरेंडर करवा रही हूँ। तो उसमें ये बोला है कि रिड्यूस्ड अमाउंट रिड्यूस करके 2 रुपए पे ला रहे हैं, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की कैपिटल, हम पेड अप कैपिटल हम रिड्यूस करके 2 रुपए पे ला रहे हैं। तो सेम वही यहाँ पे पहले सब डिवीजन होगा, फिर उसके बाद शेयर्स सरेंडर कराए जाएंगे। तो यहाँ पे वही नो न्यू शेयर्स विल बी इशूड, बट जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जो शेयर वैल्यू है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा 2-2 रुपए के 5 शेयर्स में। तो शेयर वैल्यू इज रिड्यूस्ड, हमने शेयर वैल्यू रिड्यूस कर दी, वो 10 रुपए के शेयर के बदले में 2 रुपए का एक शेयर दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर होल्डर्स को उतने ही नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे। पहले जो बंदा 1 रुपए एक शेयर होल्ड करता था 10 रुपए का, अब उसको एक ही शेयर मिलेगा 2 रुपए का, रिमेनिंग 4 शेयर कंपनी सरेंडर करवा लेगी। तो शेयर होल्डर डू नॉट गेट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर, जैसा स्टॉक स्प्लिट में हमारे को इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर, जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते थे वो शेयर होल्डर्स को वापस अलॉट कर देते थे। इसमें हम एडिशनल अमाउंट जो हमने नए शेयर्स इशू, जो हमारे नए शेयर्स बढ़ गए हैं वो हम शेयर होल्डर्स को वापस अलॉट नहीं करते हैं, वो हम सरेंडर करवा के कंपनी अपने पास रख लेती है। तो शेयर होल्डर डू नॉट गेट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स, इंस्टेड ही गेट्स द सेम नंबर ऑफ शेयर्स एज हेल्ड अर्लियर, एंड द बैलेंस शेयर्स आर नॉट कैंसिल्ड, वो शेयर्स कंपनी कैंसिल नहीं करती है, बट सरेंडर्ड बाय द कंपनी टू बाय शेयर होल्डर्स टू कंपनी, शेयर होल्डर्स वो शेयर्स सरेंडर करके कंपनी को सरेंडर कर देते हैं, विच कंपनी कैन यूज टू सेटल क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, मतलब ये शेयर्स फिर कंपनी यूज करती है क्रेडिटर्स की लायबिलिटी रीपे करने के लिए। तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे मिक्स हुआ है शेयर रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन और स्टॉक स्प्लिट। हमारी कैपिटल भी रिड्यूस हुई है, हमारा शेयर भी स्प्लिट हुआ है। शेयर कैपिटल रिडक्शन में हमारी कैपिटल रिड्यूस होके वो रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जो कंपनी का बेनिफिट है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट में कोई भी बेनिफिट नहीं होता, हमारे जो एडिशनल शेयर जो हुए स्टॉक स्प्लिट की वजह से, जो हमारे नंबर ऑफ शेयर जो इंक्रीज हुए वो वापस अलॉट कर दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन शेयर सरेंडर में जो हमारे एडिशनल शेयर्स हैं वो सरेंडर नहीं करे, वो वापस अलॉट नहीं करे जाते, वो कंपनी सरेंडर करवा लेती है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर से। तो हमारी स्टॉक स्प्लिट की एंट्री तो सेम रहेगी जो हमने स्टॉक स्प्लिट में देखी थी, कि हम 10 रुपए का शेयर अपना घटा के 2 रुपए का कर लेते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, पहले हमने अपने शेयर्स को स्प्लिट करा, 10 रुपए का शेयर को हमने स्प्लिट करके 2 रुपए का बना लिया, 50,000 शेयर्स हो गए। फिर उसके बाद में शेयर होल्डर्स को हमने 10,000 शेयर्स ही दिए और रिमेनिंग 40,000 शेयर्स हमने सरेंडर करवा लिए। तो शेयर होल्डर्स गेट 10,000 शेयर्स ओनली ऑफ रुपीज टू इच एंड रिमेनिंग आर सरेंडर टू द कंपनी इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग, कंपनी वो कैंसिल करने की जगह अभी सरेंडर कर लेती है फॉर द मीन वाइल। तो इसके लिए हमारी एंट्री क्या हुई, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए का जो हमारा शेयर था वो हमने 40,000 शेयर्स हमने
कैंसिल कर दिया, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल से हटा दिया और उसे हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर सरेंडर, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट में। अगर हमारा ये रिडक्शन वाला अकाउंट होता, अगर हमारे रिडक्शन वाली कैपिटल वाला हमारा ये एग्जांपल होता, तो हमारी डिफरेंस अमाउंट चली जाती रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। लेकिन हमने, क्योंकि कंपनी ने ये शेयर्स अभी कैंसिल नहीं करे हैं, कंपनी ने शेयर्स कैंसिल नहीं करे हैं, तो इसलिए ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में नहीं जाएगा। कंपनी ने सरेंडर करवा के अपने पास रखवा लिए हैं। कंपनी की लायबिलिटी अभी भी है, कोई बेनिफिट अभी नहीं हुआ है, ये अभी कंपनी ने सरेंडर करवा लिए अपने पास फॉर द टाइमिंग फॉर सेटलिंग सम लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हमने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल घटा ली उतनी अमाउंट से जितनी हमको एडिशनल शेयर्स हमको मिल रहे थे वो फ्रॉम स्टॉक स्प्लिट। तो यहाँ पे हमारे को एग्जांपल में हमने ये लिया था कि हमको शेयर रिड्यूस करके 2 रुपए पे ले आना है, 8 रुपए हमारे कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं हम शेयर होल्डर्स की। तो जो 8 रुपए की रिड्यूस्ड वैल्यू है उसे हमने सरेंडर करवा लिया कंपनी के पास, वो शेयर होल्डर से सरेंडर करवा लिया और वो कंपनी ने अपने पास रख लिए। तो हमारे पास 8 रुपए के शेयर्स बचे, तो हमारे पास 40,000 शेयर्स हुए 8 रुपीज के, 2 रुपीज के, तो वो हमने अपने पास सरेंडर करवा के अपने पास इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट में रख लिए। अब इसके बाद क्या होगा, कंपनी ने ये शेयर्स डिबेंचर होल्डर्स को या कोई भी लाइबिलिटी को अपने को रिपे करने के लिए अलॉट कर दिए। तो हम उस टाइम पे जब हमारी ये शेयर्स अलॉट होंगे तो उस टाइम पे हम ये जो हमारे शेयर्स पे जिन पे कोई भी नाम नहीं है अब वो अलॉट हो जाएंगे, तो वापस से शेयर होल्डर का नाम आ जाएगा। तो ये एक इक्विटी शेयर कैपिटल के अकाउंट में वापस से शेयर सरेंडर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जो हमारी इक्विटी शेयर सरेंडर है ये भी कैपिटल है, बस हमारा फर्क क्या हो रहा है कि हम शेयर सरेंडर से जब इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो इक्विटी शेयर सरेंडर में जो शेयर्स किसी को भी अलॉटेड नहीं है वो नॉन अलॉटेड शेयर से हम किसी को अलॉट कर रहे हैं, बस इतना फर्क आ जाता है। इक्विटी शेयर सरेंडर से हम इक्विटी शेयर कैपिटल में जब हम किसी को शेयर्स अलॉट करेंगे तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल में उसे हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी वही एंट्री हुई है, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने अपने सरेंडर्ड शेयर्स को अलॉट कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, जिनसे भी अपने अपनी लायबिलिटी सेटल करी है। तो यहाँ पे शेयर सरेंडर से हमारी ये इक्विटी शेयर कैपिटल में सरेंडर से कैपिटल में कन्वर्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमारी जो डिबेंचर्स की या फिर किसी की भी जो हमारी लायबिलिटी सेटल हुई वो हमारी लायबिलिटी तो सेटल हो गई, हमने उन्हें इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए उनकी जो सेटलमेंट टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से। अब जो हमारी लायबिलिटी जो खड़ी है हमारी बैलेंस शीट में हम उसे भी तो कैंसिल करेंगे, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमारी जर्नल एंट्री होती है, डिबेंचर जो हमारी लायबिलिटी है उसे हम डेबिट कर देंगे और डिफरेंस जो हमारा अपना रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसमें क्या हुआ, इवेंचुअली जो शेयर होल्डर्स को लॉस हुआ, शेयर होल्डर्स के लॉस से हमने अपनी डिबेंचर होल्डर्स अपनी दूसरी लायबिलिटीज को रीपे करा। तो ये हमारा प्राइमरीली ये हमारा सारा सिस्टम हुआ सरेंडर ऑफ शेयर्स का। हमने आपको समझाया, मैंने बताया आपको कि रिडक्शन अकाउंट और स्टॉक स्प्लिट और शेयर सरेंडर में क्या डिफरेंस है। शेयर रिडक्शन में हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, स्टॉक स्प्लिट में हमारे शेयर्स घट जाते हैं, हमारी शेयर्स की वैल्यू घट जाती है, लेकिन इक्वली अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स वापस शेयर होल्डर्स को इशू कर दिए जाते हैं। शेयर सरेंडर में हमारे शेयर स्प्लिट तो होते हैं, शेयर डिवाइड तो होते हैं, लेकिन शेयर रिड्यूस करने की वजह से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कंपनी अपने पास सरेंडर करवा लेती है शेयर होल्डर से, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है इसकी वजह से उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है शेयर सरेंडर होने की वजह से। तो कंपनी ने शेयर्स स्प्लिट करे और शेयर होल्डर से कहा आप अपनी शेयर्स हमको सरेंडर कर दीजिए, जितनी अमाउंट सरेंडर हुई वो उनकी उतनी कैपिटल रिड्यूस हो गई, वो उनका सैक्रिफाइस हो गया। और जब ये सरेंडर्ड शेयर्स हैं ये कंपनी यूज करती है अपनी लायबिलिटीज रिपे करने के लिए, उनको लायबिलिटीज को वो शेयर्स अलॉट कर देती है और वो लायबिलिटी अपनी सेटल कर लेती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट हुआ। इसमें हमारी ये जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले हम अपनी शेयर सरेंडर करेंगे, तो शेयर सरेंडर के टाइम पे हम अपनी शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे, और अगर नई शेयर कैपिटल जैसे हमारी 10 रुपए का शेयर घटा के 2 रुपए का शेयर हुआ, फिर उसके बाद में जो हमारी 8 रुपए की वैल्यू हो गई वो हम शेयर सरेंडर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर जब भी वो शेयर्स हम इशू करते हैं तब हम शेयर सरेंडर अकाउंट को डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को वापस से क्रेडिट कर लेते हैं। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल हुआ जहां पे हमने एक्सचेंज में कुछ शेयर्स दे दिए शेयर होल्डर्स को कि 10 रुपए के शेयर के बदले में हमने आपको 2 रुपए का शेयर दे दिया।
अब कभी सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर से बस इतना सा कह दिया कि आप अपनी कैपिटल हमारे को सरेंडर कर दीजिए, आपको कोई भी एक्सचेंज में शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो उस सिनेरियो में व्हेन द शेयर्स आर ओनली सरेंडर्ड एंड नॉट एक्सचेंज, एक्सचेंज में कोई शेयर्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारी सिंपली एंट्री हो जाएगी, हम अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल कर लेंगे और शेयर सरेंडर अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारी जर्नल एंट्री हुई शेयर सरेंडर करने की, अगर हम कोई भी एक्सचेंज में शेयर्स नहीं दे रहे हैं तो। अब जब बात करते हैं कि जब हमारी लाइबिलिटी सेटल होती है, तो ये हमारी एंट्री हुई जब हमने वो शेयर्स अलॉट कर दिए, सरेंडर्ड शेयर्स हमने लाइबिलिटी को अलॉट कर दिए जिसको भी हमारे को लाइबिलिटी पे करनी थी। तो ये हमारी शेयर्स अलॉटमेंट करने की जर्नल एंट्री होगी, और ये हमारी वो लाइबिलिटी खत्म करने की एंट्री होगी कि वो लाइबिलिटी हमारी, क्योंकि हमने इक्विटी शेयर्स उनको इशू कर दिए, तो उसकी कॉन्सिक्वेंटली हम अपनी लाइबिलिटी कैंसिल कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी फॉर कैंसिलेशन ऑफ लाइबिलिटी। फिर उसके बाद में कई बार ऐसा भी होता है, क्वेश्चन में बताता है कि आपने इक्विटी शेयर सरेंडर को आपको प्रेफरेंस शेयर सरेंडर में कन्वर्ट करना है, कि डिबेंचर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे ना कि इक्विटी शेयर्स। तो उसकी सिंपली एंट्री हो जाती है कि इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर सरेंडर, या फिर प्रेफरेंस शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। तो ये हमारी ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी अगर व्हेन सरेंडर्ड शेयर्स आर कन्वर्टेड टू अदर क्लास, अगर हमारे किसी दूसरी क्लास में वो कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विटी से प्रेफरेंस या प्रेफरेंस से इक्विटी, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद में कैंसिलेशन ऑफ, जो हमारे शेयर्स हमने अलॉट नहीं करे किसी को भी, सरेंडर्ड शेयर्स हमारे पास अगर बच गए, तो ये उसकी कैंसिलेशन की एंट्री है कि हम शेयर सरेंडर अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और रिमेनिंग अमाउंट को हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमने जो कैपिटल कैंसिल करवाई, जो रिड्यूस करवाई शेयर होल्डर्स की, उससे कंपनी को बेनिफिट हो गया। जो शेयर्स उसके बाद बचे रह गए वो कंपनी कैंसिल करती है, तो वो रिमेनिंग अमाउंट को रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर सरेंडर्ड शेयर शुड ऑलवेज बी कैंसिल्ड, जो मैंने आपको बताया कि कैंसिल्ड शेयर्स सरेंडर्ड शेयर्स कंपनी अपने पास नहीं होल्ड करके रख सकती, ये कंपनी को एट द एंड कैंसिल करने ही पड़ेंगे, कंपनी को ये कैंसिल हमेशा करने पड़ेंगे जो सरेंडर्ड शेयर्स हैं। तो आप सरेंडर्ड शेयर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, अगर हमारे पास सरेंडर्ड शेयर्स बचे हैं तो ये वाली एंट्री हमको करनी ही करनी पड़ेगी, हमेशा आपको क्वेश्चन में ये एंट्री करके आनी है अगर सरेंडर्ड शेयर्स बच गए तो। वैसे तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे सरेंडर्ड शेयर्स पे खाली एक क्वेश्चन है आपकी पूरे बुक में, वैसे ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर क्योंकि एक ही क्वेश्चन है मेरे पास प्रैक्टिस कराने के लिए इस बुक में, तो आपको याद रखना है, उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो सरेंडर्ड शेयर्स आपको कैंसिल करने हैं, ठीक है, अगर वो बच जाते हैं तो, इवन इफ नॉट सेड इन द क्वेश्चन, आपको ये सरेंडर्ड शेयर्स कैंसिल करने हैं। तो ये हमारा हुआ फोर्थ मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विच इज सरेंडर ऑफ शेयर्स। तो ये नोट कर लीजिए आप, ये पूरा नोट कर लीजिए आप एक बार, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, अपने लास्ट मेथड पे आएंगे, फिफ्थ मेथड पे। ये वाला आप नोट कर लीजिए पहले।
आई होप आप सबने लिख लिया होगा अभी तक। तो ये हमारा हुआ फोर्थ मेथड, जिसमें हम शेयर ऑफ सरेंडर की हमने बात करी। अब आते हैं हमारे लास्ट मेथड पे, विच इज़ वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। इसमें कुछ नहीं, कंपनी बस शेयर होल्डर्स के थोड़े से राइट्स बदल देती है। जैसे किसी का डिविडेंड का रेट बदल दिया, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट रेट बदल दिया, वोटिंग राइट्स चेंज कर दिए। तो इसमें शेयर होल्डर्स की बस राइट्स बदले जाते हैं। और इसमें बस एक जर्नल एंट्री होती है कि अगर जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हमने रेट बदल दिया डिविडेंड का, तो 8% से हमने 6 कर दिया, डिबेंचर्स का हमने 8% से 6 कर दिया, तो हम ओल्ड जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं उनको डेबिट करके नए रेट से हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारा हुआ कि समटाइम्स कंपनी डू रीस्ट्रक्चरिंग बाय चेंजिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, सच एज चेंजिंग राइट्स एज टू डिविडेंड रेट चेंज कर दिया या फिर वोटिंग राइट चेंज कर दिए। तो हमारी जर्नल एंट्री होती है ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर ओल्ड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू न्यू, जो हमारा परसेंटेज हो जाता है डिबेंचर का या फिर प्रेफरेंस शेयर्स का। तो ये कोई भी कुछ भी हो सकता है। ये हमारा हुआ, ये हमारे बेसिकली प्राइमरली 5 मेथड्स हुए हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की, सेकंड हमने बात करी अपनी ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की, थर्ड हमने आपके साथ बात करी है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की, फोर्थ हमने बात करी फिर सरेंडर ऑफ शेयर्स की, एंड फिफ्थ वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, जहां पे शेयर होल्डर्स के थोड़े से राइट्स चेंज करे जाते हैं। तो ये हमने हमारे 5 मेथड्स हो गए। फिर इसके बाद में कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, कुछ और जनरल एंट्रीज जो हमारे को रिक्वायर्ड होंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में। जैसे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, हमको नए शेयर्स अगर इशू करने हैं तो सिंपली हम जैसे आज तक आप करते आए हैं, 12th से आप पढ़ते आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हमारे पास इसकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन सब की डिटेल्स दी हुई है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमको डिटेल्स नहीं गिवन है तो हम सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे। अगर हमको नए डिबेंचर्स इशू करने पड़े तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, ये आप जनरल एंट्री नोट कर लीजिए। ये जनरल एंट्रीज की हमारे को जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये नोट्स का पार्ट है, आप नोट कर लीजिए। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप सबने। अब इसके बाद हमारा लास्ट आता है, इसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की। हम अभी तक जितने भी हमारा बेनिफिट था या लॉसेस था कंपनी का, वो हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करते आए हैं। तो अब इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जब लास्ट में बैलेंस बच जाएगा तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को हमारे को हमेशा खत्म करना पड़ेगा, इसको अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस है तो हमारा क्या ट्रीटमेंट, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या ट्रीटमेंट है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमारे को हमेशा क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर जनरल रिजर्व या फिर हम जो हमारे एसेट्स हैं उनसे हम एडजस्ट करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज अ ट्रांजिशनल अकाउंट वेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑन रिकंस्ट्रक्शन इज पार्क्ड ऑन टेम्परेरी बेसिस। मतलब जो भी कंपनी को रिकंस्ट्रक्शन पे जो भी प्रॉफिट्स या लॉसेज हो रहे हैं वो इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में पार्क करते रहते हैं। मतलब इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में हम ट्रांसफर एंट्रीज करते रहते हैं। फिर जब ये इसका जो इवेंचुअली लास्ट में बैलेंस बचता है उसको हम खत्म करते हैं, उस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है, अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इस रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का, तो उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और अगर हमारा इसका डेबिट बैलेंस आ रहा होता है तो इसे हम सेट ऑफ करते हैं अपने सिक्योरिटी प्रीमियम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को हम यूज करते हैं अपने
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को सेट ऑफ करने के लिए। हमारे जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं तो उनको हम यूज करते हैं ये डेबिट बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को सेट ऑफ करने के लिए। जर्नल एंट्री क्या होगी इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जो भी हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा उसे हम खत्म करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करें, जनरल रिजर्व से करें, सिक्योरिटी प्रीमियम से करें। हमारे को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कई बार हम असेट्स पे राइट ऑफ करेंगे, तो ये सब चीजों को यूज करके हम इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। और अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। तो ये आप नोट कर लीजिए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बेसिकली हमने जो कैपिटल रिडक्शन की जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जो हमने स्कीम करी थी वो अपने पुराने जो लॉसेस है उनको राइट ऑफ करने के लिए ही करी थी। तो अगर हमारे को पुराने लॉसेस हमारे पास हैं तो उन्हें हम राइट ऑफ कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ये हमारे कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड, ये हमेशा आपको टुवर्ड्स द एंड आपको क्लोज करना चाहिए, करना पड़ेगा, ये हमेशा क्लोज होगा ये अकाउंट। अब बात करते हैं कि जब भी बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी रीस्ट्रक्चर्ड कंपनी की, तो जब कंपनी रीस्ट्रक्चर होती है और कोर्ट की अप्रूवल से जब होती है तो उसके आगे एंड रिड्यूस्ड वर्ड यूज हो जाता है। आप उसके आगे एंड रिड्यूस्ड यूज करके जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे रीस्ट्रक्चर्ड कंपनी की, तब आप वर्ड यूज करेंगे XYZ लिमिटेड एंड ब्रैकेट में एंड रिड्यूस्ड, इस तरह से आप यूज करेंगे। तो व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी द वर्ड एंड रिड्यूस्ड शुड बी एडेड। तो अगर यहाँ पे हमने बात करी, अगर हमारे पास मल्टीपल डेट्स हैं किसी क्रेडिटर के, तो वो सारे डेट्स हम ट्रांसफर कर देते हैं उस क्रेडिटर के नाम पे, हम सारे मल्टीपल डेट्स को कंबाइन करके उसके नाम पे हम क्रेडिट कर देते हैं एंड देन हम उसको सेटल करते हैं। ये हम बेसिकली इसलिए सेटल करते हैं कि उस क्रेडिटर की हमको दे दी कि टोटल अमाउंट में से इतनी अमाउंट हमने एडजस्ट कर दी, इतनी अमाउंट उसने वेव ऑफ कर दी, तो हमें नहीं पता कि इंडिविजुअली कौन सी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में हम उसे एडजस्ट करें। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करने के लिए हम सारी की सारी लाइबिलिटी पहले क्रेडिटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और फिर वहां से हम उसे पे ऑफ या सेटल करते हैं। तो इफ अ क्रेडिटर हैज मल्टीपल डेट्स देन ऑल ऑफ हिज डेट्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज पर्सनल अकाउंट बिफोर सेटलमेंट। सेटलमेंट करने से पहले हम सारे के सारे उसके अकाउंट, उसके सारे के सारे डेट्स हम उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब बात करते हैं, कहीं पे अगर आपको क्वेश्चन में क्लेम्स वर्ड लिखा है कि क्रेडिटर्स के क्लेम्स इतने हैं, डिबेंचर होल्डर्स के क्लेम्स इतने हैं, तो क्लेम्स मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर डिबेंचर्स हमारे 1 लाख रुपए के हैं और 10,000 रुपए का उनपे इंटरेस्ट, एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे पास है, तो क्लेम्स की अगर हम बात करें तो डिबेंचर होल्डर का क्लेम हो गया 1,10,000 रुपीज, ना कि खाली 1 लाख। जब क्लेम्स अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो मतलब दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट ड्यू है विद दिस इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो क्लेम्स में वो आ जाएगा। और हमारे को बैलेंस शीट, जो भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ऑल्सो रिपोर्ट इशू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। जो भी हमारी नॉन कैश से हम जो शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं उसे हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, और जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी वो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट हमारी ये बैलेंस शीट बनेगी। तो जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए। इसके साथ हमारा पूरा कॉन्सेप्ट का पार्ट खत्म हो गया है, हमारे नोट्स कंप्लीट खत्म हो गए, हमारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया है। अब हमारे को खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी रह गई है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर खाली क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सारे के सारे, काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करके देखेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, आपको 2 क्लासेस हो गई, आपको होमवर्क नहीं मिला है, तो कल आपके साथ हम ये क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दिए जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।